ऑल राइट, आवाज आ रही है ना तुम लोगों को मेरी? हाँ, यस मैम। ठीक है। ठीक है, तो हाँ, इस चैप्टर का लास्ट डे है। वैसे तो सैटरडे को खत्म करवाना था मैंने, बट वो तुम्हारा फिर छुट्टी हो गई थी तो मैं नहीं करा पाई थी। तो यस, क्वांटम नंबर लास्ट टॉपिक है। देखो, चीजें तो और भी है इस चैप्टर में बताने मतलब हैं पढ़ाने के लिए, बट मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 ही दिन मिले हैं इस चैप्टर को ले मतलब कराने के लिए, तो मैंने जो बहुत ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आप लोगों को आज कंप्लीट करा दूंगी। इसके अलावा जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो आप रिकॉर्डिंग से कर लो, डिटेल जो मैंने डाले हुए हैं वहां से कर सकते हो। ठीक है, वरना आगे जाके हमें कभी टाइम मतलब मिलता है 12th का सिलेबस खत्म होने के बाद, तो फिर मैं उन टॉपिक्स को उठा लूंगी। ठीक है। सो आप लोगों को पता होगा, रिसोर्स शीट में ना अलग से ग्रेड 11 केमिस्ट्री के डिटेल में लेक्चर्स हैं। ठीक है। हाँ, मैंने ही पढ़ा रखी है, मैंने वो नीट में क्लासेस ले रखी है बेटा। लेकिन जो उसका कंटेंट है वो जेई मेंस लेवल तक का है। ठीक है, एडवांस का मैं नहीं बोलूंगी, शायद मैंने पहले भी बोला था। तो तुम अपना वहां से कवर कर सकते हो, और उसके अंदर जब तुम लेक्चर में क्वेश्चंस देखोगे ना तो तुम्हें नीट से ज्यादा जेई के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो तुम बिल्कुल उनको रेफर कर सकते हो किसी भी चैप्टर के लिए। ठीक है। अ, ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ क्वांटम नंबर से। ठीक है। अब तो आज तो वैसे भी दिल्ली वाले ही बच्चे आएंगे। ठीक। तो बच्चों, आज हम क्या देखेंगे? एक तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन देखेंगे। हालांकि इसमें बहुत कुछ बताने का नहीं है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में, क्योंकि काफी अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हायर जब आप क्लास में जाते हो, लाइक केमिस्ट्री या जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में अपनी स्पेशलाइजेशन करते हो, तो वहां पे इसका डिटेल आता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का। बट ऑन मतलब जेई लेवल पे इसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। टीचर भी भागता है इसको एक्सप्लेन करने से। राइट। तो आप लोगों का काम का नहीं है ये इतना। हाँ, इसमें कुछ कुछ चीज जो होगी वो मैं बिल्कुल बताऊंगी आप लोगों को। उसके अलावा क्वांटम नंबर, क्योंकि क्वांटम नंबर को बताने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा। राइट। फिर रूल्स ऑफ फिलिंग सबशल ये मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, और आज मैं आपको अलग से असाइनमेंट नहीं दूंगी। इसी में ही मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है ऐड किए हैं क्लास में ही, वो मैं करूंगी। ठीक है, शाम की क्लास में शाम की क्लास का देखेंगे, अभी इस पे फोकस करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने बोहर मॉडल पढ़ लिया था, है ना? हमने डी ब्रोय हाइपोथेसिस पढ़ लिया था। राइट। और हमने क्या पढ़ लिया था? हमने हाइजेनबर्ग नहीं पढ़ा था, है ना? तो अब हाइजेनबर्ग का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो, बोहर मॉडल ने अपने को, तुम लोगों को याद हो तो बोहर मॉडल में अपन ने क्या किया था? रेडियस निकाली थी, है ना? रेडियस निकाली थी। हम कह रहे थे कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कितना है ना? वो आप निकाल पा रहे थे। आप वेलोसिटी भी निकाल पा रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन हाइजेनबर्ग ये बोल के गया था कि भाई एग्जैक्ट पोजीशन तुम नहीं निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन तुम नहीं बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, है ना? उसने कहा था ना, साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो जो वो ऑर्बिट वर्ड था ना बोहर मॉडल में, वो रिप्लेस हो गया ऑर्बिटल से। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या था? बोहर के अकॉर्डिंग ये था, भाई हम तो रेडियस भी बता सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बता सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, आप नहीं बता सकते हो एग्जैक्ट पोजीशन। तो आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की मिलने की, कि भाई यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप एग्जैक्ट जगह नहीं बता कि भाई यहीं पे ही पड़ा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बेसिकली ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल से रिप्लेस हो गया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। ठीक है, यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन सर्कुलर ऑर्बिट और शेल, बट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल, जो कि 3D रीजन ऑफ स्पेस है, जिसमें इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कितनी मैक्सिमम? 95% या उससे ज्यादा। ठीक है। और फिर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ना अराउंड द न्यूक्लियस,
वो क्या बोला है, इज सिमिलर टू 3D स्टैंडिंग वेव, जैसे अपनी वेव है उससे जो है इसको क्या किया गया है, सिमिलर बताया गया है. सो इट शुड हैव अ वेव फंक्शन विच कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ. वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह है, ठीक है जी, सिमिलर टू ए 3D स्टैंडिंग वेव. अब वेव है तो वेव का वेव फंक्शन भी होगा, गेटिंग माई पॉइंट. और वो वेव फंक्शन में ही क्या होंगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होंगी उस इलेक्ट्रॉन की. और जो ये वेव फंक्शन निकाला जाता है ना, जिसमें सारी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन, और जब भी मैं बताऊंगी तुम्हें एनएलएम, वो सारी कहाँ से आती है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आती है. कहाँ से आती है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आती है. मैम ये पढ़ना है हमें, बस इसमें तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वो भी नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूछा नहीं जाता है. पिछले पेपर उठा लो इतने साल के, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, ठीक है जी. बहुत रेयर पूछे गए हैं, ठीक है. चलिए, तो स्क्रोडिंजर प्रोवाइडेड अ टूल टू डिराइव, तो क्या बोल रहा है, इसने प्रोवाइड किया एक टूल टू डिराइव द वेव फंक्शन फॉर अ बाइंड इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम. मतलब अच्छा खासा इसने एटम को एक्सप्लेन कर दिया है स्क्रोडिंजर ने, ठीक है. तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है क्या मेरा बेटा, ये वाली इक्वेशन है. क्या सभी को दिखाई दे रही है, कर्ली स्क्वेयर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर साई बाय कर्ली वाई स्क्वेयर प्लस कर्ली बोलते हैं इसको, कर्ली एक तो तुम ये बोलते हो है ना, एक कर्ली होता है और एक ये होता है. देखो ये डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है. तो कर्ली स्क्वेयर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर, इस तरीके से 8 पाई स्क्वेयर एम बाय एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी. अच्छा, ई क्या है यहाँ पे, वी क्या है वो भी बताती हूँ. देखो एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे, ठीक है. एम क्या है यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हो तुम लोग, इलेक्ट्रॉन की. तो मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का. एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. ई क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी. वी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की. और साई क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है. तो इसी इक्वेशन को यूज करके हमारे पास वेव फंक्शन जो आता है निकल के, वो हमें इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. और उसी वेव फंक्शन में हमारा क्या होते हैं, बेसिकली एनएलएम हम जो है वहां से पता लगा सकते हैं. अभी आगे चलते हैं. तो वो क्या कह रहे हैं, दी दाबाव इक्वेशन इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, देख रहे हो ना. सेकेंड ऑर्डर के एक बार उसको उसका डेरिवेटिव लिया, फिर उसके बाद दोबारा लिया, तो तुम खुद सोच रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड बनती हैं ये चीजें, है ना. विच व्हेन सोल्व, जिसको सोल्व किया जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, और उससे हमें क्या मिलता है मेरा बेटा, वेव फंक्शन मिलता है, ठीक है जी. ठीक है. तो बेसिकली जब यहाँ से साई निकल के आता है ना, मैं थोड़ा सा हल्का हल्का बता देती हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की तो जरूरत नहीं है. तुमने रेडियल और एंगुलर नोड सुना होगा, सुना है तुम लोगों ने, रेडियल नोड और एंगुलर नोड सुना है? हाँ. तो जो ये साई आपका जो वेव फंक्शन है ना, वो आपको रेडियल पार्ट और आपके एंगुलर पार्ट, जो साई निकल के आता है ना लास्ट में सॉल्यूशन में, उसमें रेडियल पार्ट होता है और एंगुलर पार्ट होता है, ठीक है. तभी आप दो तरीके के पढ़ते हो, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स. आप समझ रहे हो, रेडियल नोड्स n-l-1 पढ़ते हो आप, और एंगुलर नोड में आप l पढ़ते हो, ठीक है. उनको ऐड करके आप फिर टोटल नोड्स जो है वो डिस्कस करते हो, ठीक है. तो यहाँ से रेडियल और एंगुलर पार्ट निकल के आता है, और जो पूरी इक्वेशन आती है उसी से आप NLM जो है पढ़ सकते हो. कभी हमें टाइम मिलेगा ना, क्योंकि जेई में बहुत पहले आया था क्वेश्चन, मतलब रेयर ही आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता. अगर मान लो तुम्हारी शिफ्ट में आ भी जाता ना, तुम्हें नहीं आता, तो तुम्हें छोड़ के वो आगे बढ़ गए, ठीक है. हमारे पास टाइम होगा तो डेफिनेटली मैं कभी तुम्हें जरूर बैठ के एक बार सिखाऊंगी वो चीजें, ठीक है. और अगर मान लो आ भी जाता, जो कि रेयर केस में आता, तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे. गेटिंग माई पॉइंट. क्योंकि आपको ना छोड़ने का भी, आपको कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से क्वेश्चन को नहीं करना, वो भी एक आर्ट होती है जेई में, ठीक है. जो आप लोगों के संडे को एग्जाम्स होते हैं, इसमें कई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते होंगे, ठीक है. कई आपको ये भी लग रहे होंगे दो एक क्वेश्चन की, ये तो क्लास में हमने किए ही नहीं, हमने कहीं भी नहीं पढ़े. तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके हमेशा आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है. तो ये नहीं कि हम तो करेंगे, हमने तो पता नहीं पूरा चैप्टर ही पढ़ दिया, हमने सारी नरेंद्र अवस्थी, हमने सारी बुक्स लगा दी, ऐसा नहीं करना आप लोगों को,
आता है तो करो, उसको आगे बढ़ो, नहीं आता तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद बात आती है क्वांटम नंबर की। तो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें 4 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जिसको हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। और वो 4 नंबर कौन कौन से होते हैं, आप सबने सुना होगा, NLMS। एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको मैं अभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, एल आपका क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है जी, ठीक है। इसमें से जो ये 3 निकल के आते हैं ना, LLM, ये तो निकल के आते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। ठीक है, जो आपको मैंने बोला ना, जो वेव फंक्शन आता है पूरा, जो उसका सोल्व करने के बाद आता है, तो उससे आप NLM की वैल्यू पता लगा सकते हो उस इक्वेशन से। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अलग, वो नहीं आता है, वो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं आता है। तो यहाँ पे एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से तुम्हें मिलते हैं, तो कौन से मिलते हैं, 3 मिलते हैं, NLM। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में आप इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा सकते हो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। ठीक है, चलिए। उसके बाद बात आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप एन से दिखाते हो मेरा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तो बहुत ज्यादा फेमस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या है, एक तो इससे सबसे क्या बात है, आप शेल नंबर पता लगा सकते हो, है ना, ऑर्बिट नंबर बताता है ये। अगर वो बोल रहा है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो आप बोलते हो कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो आप बोलते हो k शेल में है, 2 है तो आप बोलते हो l शेल में, 3 है तो m शेल में है। तो ये आप जो है इससे पता लगा सकते हो n की वैल्यू से। उसके अलावा आप एनर्जी के बारे में पता लगा सकते हो ना। जैसे याद करो, एनर्जी क्या थी अपनी, -13.6 Z²/n² था, बोलो। अगर तुम्हें n पता हो तो तुम एनर्जी पता लगा लोगे, है ना। ठीक है, और क्या पता लगा सकते हो, डिस्टेंस भी पता लगा सकते हो इसकी हेल्प से। हाँ मैम, एक रेडियस वाला भी पढ़ा था हमने, n²/z। n पता हो तो रेडियस, हमें एवरेज डिस्टेंस पता चल जाएगा न्यूक्लियस से। ठीक है, और क्या बताता है ये, वही शेल बताता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन के घर तक जाना है हमें, तो सबसे पहले हमें, जैसे हमें मान लो किसी का एड्रेस पता लगाना होता है, मान लो मेरे को गौरव, गौरव सो तो नहीं रहा बेटा, उठा पड़ा है ना। हाँ, लग नहीं रहा है मेरे को, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ, तो अगर मान लो मेरे को गौरव के घर के एड्रेस पे जाना है और देखना है कि सो रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये पता लगाऊंगी पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री में रहता है। ठीक है, गौरव कौन सी कंट्री में रहता है। फिर कंट्री से मैं जाऊंगी, भाई साहब कौन सी सिटी में रहता है ये, है ना। अब कौन सी सिटी में रहता है ये भी मालूम पड़ गया मेरे को। अब सिटी से मैं जाऊंगी, भाई कौन सी कॉलोनी में रहता है। अब कॉलोनी से मैं जाऊंगी कि कौन से सोसाइटी, या मैं सीधा हाउस नंबर पूछ के पहुंच जाऊं। तो सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा है। सबसे पहले आपको क्या पता लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। शेल का पता लगा लिया तो पता लगाओ कि भाई साहब कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। फिर पता लगाओ कि भाई साहब ऑर्बिटल का पता लगाओ। और फिर इसके बाद कहाँ क्या पता लगाओ, स्पिन के बाद। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, स्पिन। ठीक है जी, अच्छा। तो यहाँ पे और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, अब इसमें और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एक बार। अगर मान लो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, मतलब आपके पास n की वैल्यू दी हुई है, तो क्या होती है, 2n² होती है। क्या होती है, 2n²। मैं आपको एक साथ ही लिखवा रही हूँ ये फॉर्मूले, ताकि याद रहे। ठीक है जी, उसके अलावा, ठीक है, ये आपके होंगे टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा। अगर आपको टोटल ऑर्बिटल बतानी है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, तो क्या होती है मेरा बेटा, n² होती है। ठीक है जी, ऑल राइट, लिख लो इसको अभी।
जैसे तुम यहाँ पे मान लो n इज इक्वल टू 2 है तुम्हारा, n इज इक्वल टू 2, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ? 8 हो जाएंगे। और वैसे भी पता है, वैसे तो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आगे मैं बताऊंगी, अगर n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो बेसिकली 2 वाली शेल हो जाएगी, तो 2s और 2p होंगे, और तुम्हें पता है दो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p में 6 भरे जाते हैं, तो कितने हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 8। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा नहीं मेरा बेटा, वो टोटल एनर्जी है, याद है अपन ने टोटल एनर्जी निकाली थी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो टोटल एनर्जी है। ठीक है। और आप क्या बता सकते हो मेरा बेटा? आप ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम याद है तुम लोगों को? बोहर मॉडल ने एक चीज बताई थी, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, याद है तुम लोगों को? Yes, ma'am. आर इज इक्वल टू NH/2 तो अगर इसमें आपको n की वैल्यू पता होगी तो आप ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ से निकाल सकते हो। ध्यान रखना, ऑर्बिट बोल रही हूँ, ऑर्बिटल नहीं बोल रही, क्योंकि ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट था बोहर में, ऑर्बिटल वाला नहीं था। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आप जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगी। ठीक है, एक और लिख लो, नंबर ऑफ सबशेल इन द मेन एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ सबशेल in the main एनर्जी लेवल, जाग गया बेटा, बराबर होगा n के। अभी मैं सबशेल के बारे में बताऊंगी, तो ध्यान रखना, अगर मान लो n की वैल्यू 2 है तो उतने ही सबशेल होंगे। अभी मैंने बताया ना, अगर n की वैल्यू मान लो 2 है तो 2 ही सबशेल होती है, 2s 2p। ठीक है, 3 होगा तो 3 होंगी, 3s 3p 3t। ठीक है, तो ये वाला भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए। लिख लिया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पीरियोडिक टेबल में आपने ग्रुप नंबर, आपने पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर ये निकालना सीखा है। गौरव आता है ना ये? Yes, ma'am. हाँ, ओके। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आते हैं एजीमिथल क्वांटम नंबर पे। इसको एजीमिथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं, इसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हैं। तो बेसिकली एल बताता क्या हमें? एल हमें क्या बताता है मेरा बेटा? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ठीक है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताता है। ठीक है, और नंबर ऑफ सब शेल कितनी है शेल में, ये हमें बताता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना, एस ऑर्बिटल की शेप, पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, तो ये शेप के बारे में बताता है। और इसकी जो वैल्यू होती है मेरा बेटा एल की, वो कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1 के तक होती है। कहां से कहां तक? 0 to n-1। अगर मान लो मेरी एल की वैल्यू 0 है, या मैं बोलूं अगर मेरी n की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? कुछ बचेगा? n की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती मैम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि n की वैल्यू क्या होगी? 1 से स्टार्ट होगी, आपको पता ही है ये। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बोलो हाँ या ना। तो अगर शेल नंबर आपका 1 है तो सब शेल क्या है? l की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 है। ठीक है जी, अच्छा जी। और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी सब शेल आती है? बोलो, एस सब शेल। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 होगी। यस और नो? Yes, ma'am. तो जितनी n की वैल्यू है उतने ही तुम्हारे सब शेल हैं, तो यहाँ पे एक s वाली हो जाएगी और एक p वाली हो जाएगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है, यानी कि 0 1 2, तो यहाँ पे SPD। क्लियर है? n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3, तो यानी कि SPDF। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, 0 के लिए S होती है, 1 के लिए, ये बेसिक चीजें हैं। P के लिए 1,
डी के लिए 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। और यहाँ से एक चीज तुम नोट करके लिखोगे कि एन और एल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। समझ रहे हो? दिख रहा है तुम लोगों को? देख रहे हो? एन और एल की सेम नहीं, अगर यहाँ पे एन 2 है तो एल की वैल्यू 2 नहीं है। ऑल राइट, तो एन और एल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, देखो जितने तुम्हारे उसमें पीरियोडिक टेबल में आपके वो होंगे लाइक पीरियड होंगे, उतना ही तुम लोगे इसको, है ना। ज्यादातर आपसे कितनी पूछी जाती है? 4 तक ही पूछी जाती है। ठीक है, नॉन एलिमेंट्स के बारे में ही आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया इसको? चलूं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? एक तो एन और एल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें बताने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, मान लो तुम्हें एल की वैल्यू दे रखी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लगाना, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 1। एल को 0 ले लो, एल को 0 ले लो तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 2, क्योंकि आपको पता ही एस के लिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे को लिखना हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, तो कितने होंगी? 12 प्लस 1। वेरी गुड। ठीक है, और क्या निकल के आता है यहाँ से? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है वो? एल इंटू एल प्लस 1 एच बाय 2 पाई, वेयर एल इज इक्वल टू तुम्हारा एजीमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और h बाई 2 पाई को कई बुक्स में h कट भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है सबको? संदीप लेट हो गया बेटा। आर्यन जी ठीक है, और सुन लो, जिसका भी मैं स्ट्रिक्टली बात कर रही हूँ, जिसका भी पर्सनल ग्रुप सबका ही बना हुआ है, और जो जिसको मेंटर अलॉट है, जैसे मेरे को कुछ बच्चे हैं मेंटर मिले हुए, मैंने कुछ के साथ कॉल भी कर ली, कुछ की इस हफ्ते होगी, जो मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ, जो मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, मुझे वो चाहिए ही चाहिएगा। इसमें हाँ ना किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। तुम जैसे मर्जी करो, मैंने तुम्हें जो भी चीजें दी हैं वो डुएबल हैं, और अभी तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं। ठीक है, तो मैं जिसको मैंने जो भी काम दिया है, जिसको जिस टीचर ने, जिस मेंटर ने जो भी काम दे रखा है, वो आप ग्रुप में अपडेट जरूर करोगे। नहीं करोगे तो नेक्स्ट कॉल में आप बहुत डांट खाओगे। समझ में आ गई? और रिवर्ट किया करो जब टीचर मैसेज करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिस टाइम टीचर मैसेज करे उसी टाइम ही कर दो, मैंने नहीं बोला ये आप लोगों को। ठीक है, टेक योर टाइम, सोचो क्या पूछ रहा है टीचर, क्या पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद रिवर्ट करो, बट ऐसे सन्नाटा नहीं छाना चाहिए ग्रुप में। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं बता रही हूँ मेरा बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इससे आप निकाल सकते हो एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। अब देखो, अगर मान लो मैं एस के लिए बोलूं कि एस ऑर्बिटल के लिए ना तुम वो बता दो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो क्या करोगे तुम? एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बताओ? 0 होती है, तो कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। मान लो मैं बोलूं पी ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता दो, तो क्या होगा? बोलो। 2025 से आया था इस यहाँ से सवाल। ठीक है, मान लो मैं डी के लिए बोलूं तो क्या होगा? 2 प्लस 1 यानी कि √6h कर। तो तुम्हें यहाँ से एक चीज पता चली कि जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एन। क्या कहते हो, हाँ या ना? बेशक तुम 2s लो, 2s लो, 3s लो, 4s लो, 0 ही आएगा,
है ना, 3p लो, 3p लो, है ना, 4p लो, 5p लो, √2h कट ही आएगा, 3d लो, 4d लो, 5d लो, √6h कट ही आएगा। क्लियर है ये बात? Yes. सिमरन बेटा लिंक नहीं देखा था क्या? एक्चुअली आज सुबह ही भेजा तुम्हें। मैम वो सर ने ना फिजिक्स, सर कह रहे थे फिजिक्स की क्लास ज्वाइन करो, वो हो नहीं रही थी तो अभी सर ने लिंक भेजा। अरे रे, तुम फिजिक्स की क्लास में चली गई थी क्या गलती से? यस मैम, मैंने सर को बोला था, सर कहते फिजिक्स की क्लास है। गलती हो गई होगी उनसे, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री की आज कोई बात नहीं, होता है सुबह सुबह ना, एक साथ हो जाती हैं चीजें। ठीक है, ये लिख लिया? यस मैम। कोई सिमरन इसको ना थोड़ा सा ही मैंने बताया, बहुत ज्यादा भी नहीं डिस्कस किया। तुम इसको, अगर तुम्हें ये चीजें आती हैं तो तुम नोट से ही कवर कर सकते हो, वरना 10-1 मिनट की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तुम्हें बस। ठीक है? मैम हाँ बेटा, बोलो बोलो। -L to L तक करके कुछ चीज होती थी, वो समझा दो कि मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, अभी वो मैग्नेटिक उसमें बताऊंगी बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। ठीक है? तो मैग्नेटिक। हाँ ठीक है, लिख लिया सबने? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबशेल। ठीक है, एल की वैल्यू दे रखी है 2 × L+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल 2L+1 होती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, चलिए आइए। अगर मैं बोलूं मेरा बेटा आप लोगों को कि अगर तुम्हारे पास मान लो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो पता लगा लोगे ना ये 3p है सबशेल, है ना? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, कि मान लो जैसे p वाला है तो वो कौन सी डायरेक्शन में, px है, py है, pz है, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। सॉरी, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज होती है ना, इसकी जो वैल्यूज होती है वो कहां से कहां होती है? -L to +L इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ml, m से दिखाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज होती है कहां से कहां होती है? -L to +L होता है इंक्लूडिंग 0। और अगर हमें L की वैल्यू पता हो तो हम ऑर्बिटल्स के बारे में बता सकते हैं। कितना आएगा? 2L+1 आएगा। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, और हर वैल्यू ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? जैसे p की अभी मैं बताऊंगी 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, px हो सकता है वो x वाली डायरेक्शन में हो, px हो सकता है y में हो, py हो सकता है z में हो। तो ओरिएंटेशन यहाँ पे पता चल रहा है ना? जैसे d की 5 होती है, x y y z z x x² y² z²। ठीक है, और जो यहाँ से बेटा हर एक वैल्यू निकल के आएगी ना, ईच वैल्यू करस्पॉन्ड टू ऑर्बिटल। कैसे बोल रही हूँ मैम ये चीज? आप देखो, अगर मान लो तुम्हारी L की वैल्यू 0 है तो ML की वैल्यू 0 होगी, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगी। उसको मैं क्या नाम दे रही हूँ बोलो? s ऑर्बिटल। ठीक है, अगर मान लो L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 का मतलब क्या होगा? इसमें -1 भी होगा, 0 भी होगा और +1 भी होगा। यस और नो? तो मतलब L की वैल्यू जब 1 होती है तो कौन सा सबशेल होता है? P, यानी कि P में कितनी ऑर्बिटल है? 3, जिसकी एक वैल्यू -1 है, 0 है और +1 है। ठीक है मेरा बेटा? रहती है ना सीक्वेंस वाइज। फिर से बोल बेटा। लेफ्ट वाले की -1 ही रहेगी, बीच नहीं, वाले की मैं 0 देखो है। -1 0 +1 तुम बोल सकते हो किसी को भी, लेकिन यहाँ पे दो चीजें होती हैं। जो pz होता है ना वो तो फिक्स है, 0 ही रहेगा, जो तुम अभी बोलना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन जो px और py है ना, वो +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। ये डिफाइन नहीं किया गया है। अगर मान लो px +1 है तो py क्या हो जाएगी बाय डिफॉल्ट? -1। अगर py -1 है तो px क्या हो जाएगी? +1। ठीक है, अगर मान लो L की वैल्यू 2 है तो ML की कितनी वैल्यूज होंगी?
मैम 5 5 होंगी, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी? -2, -1, 0, +1, +2। ऑल राइट, तो देखो किस तरीके से होंगी। 1 2 3 4 5 होगी। 1 2 3 4 5, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, अब इसकी कितनी होती है ये आपको पता है, ये 5 होती है ये वाली। कौन कौन सी? dxy, dyz, dzx, है ना, dx² -y² और dz², ये होती है 5। ऑल राइट, तो इसमें जो dz² होती है वो तो तुम 0 बोल देना, डायरेक्ट dz² की वैल्यू 0 होगी। dxy, dx² -y² की क्या होती है? +2, -2। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, dxy, dx² -y² की क्या होगी? +-2। मतलब अगर एक +2 है तो दूसरा -2, वाइस वर्सा। dz² की क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डी आपका xy की, सॉरी yz की और zx की, उसकी कितनी होगी? +1 और -1। हाँ, इलेक्ट्रॉन की आऊंगी मेरा बेटा, वो ऑफ वो रूल में पढ़ाते हैं ना, आऊंगी अभी उसको। हो जाएगा ये, जल्दी से बताओ। dz² की 0 होगी, dx याद करो, dxy, dx² -y² की +-2 होगी, dyz, dzx की क्या होगी? +-1 होगी। ठीक है जी, अगर एक +1 है तो दूसरा -1, अगर उसमें एक +2 है तो दूसरा -2। कोई क्लास ऐसा लग रहा है ज्वाइन करना चाह रहा है? अच्छा, सुमित जी आ गए हैं। आ गया क्या सुमित? ज्वाइन नहीं कर पा रहा है वो क्लास। सुमित ज्वाइन कर गए क्लास? क्या है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ है आज लिंक विंक। ठीक है, बोलो। ठीक है, उसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर लॉ। देखो, अब तुमने शेल के बारे में पता लगा लिया, सब शेल के बारे में पता लगा लिया, है ना, तुमने ऑर्बिटल के बारे में पता लगा लिया। अब लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं ये कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी वैल्यू +½ होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -½ होगी। और हम क्या दिखाते हैं? अभी मैं तुम्हें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बताऊंगी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक की स्पिन अगर +½ है तो दूसरे की -½ होगी, अपोजिट स्पिन के होंगे। अगर एक +½ होगा और एक -½ होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर बहुत सिंपल है, ये सिर्फ स्पिन के बारे में बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, S × S+1 H कट। ये ज्यादा नहीं पढ़ते हो, बहुत कम पढ़ते हो आप इसको, बट ठीक है, लिख लो एक बार इसको। और ये क्या है? S क्या है यहाँ पे? स्पिन क्वांटम नंबर। S की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? n/2 होती है। और n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हालांकि डी ब्लॉक में मैं तुम्हें बखूबी बताऊंगी, ठीक है, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैम ये स्पिन और ये क्या, मतलब ये फॉर्मूला क्या बताता है? क्या? फिर से बोलो। ये फॉर्मूला क्या बताता है? एस क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, अगर तुम्हें निकालना हो यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, जैसे क्या निकाला था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऐसे अगर तुम्हें स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? S × S+1। अब S क्या है यहाँ पे? n/2। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को आते हैं निकालने, जैसे सोडियम है, सोडियम में क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे देखना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आप लोगों को। एस में 2 आ सकते हैं ना। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बताऊंगी, हो सकता है किसी को ये नहीं पता हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। हम लोग ये 12th में भी पढ़ेंगे T&F फ्लो। तो अभी के लिए फॉर्मूला लिख लो तुम अपनी नोटबुक में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ से तुम स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हो, जैसे उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताते हो। लिखो इसको एक बार। लिख लिया? डन? पक्का? चलिए उसके बाद आओ ऑफ वो प्रिंसिपल पे, जो अभी बोल रहा था ना, क्या नाम है गर्ल की, मैम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी। आओ देखो, ऑफ वो क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, मतलब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है आपको। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करोगे, पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला भरेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे करेंगे। और ध्यान रखना, जो ये एनर्जी का ऑर्डर मैं अभी यहाँ पे लिखूंगी आपको, कौन सा लोवेस्ट एनर्जी है, हायर एनर्जी है, वो किसके लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए है। किसके लिए, सो तो नहीं गए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे ही एनर्जी का आप ऑर्डर देखोगे। क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं बेटा, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट अराइज ना नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हम एनर्जी की बात ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई रिपल्शन नहीं, कुछ नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ऑर्बिटल में ही तो करते हो ना 1s 2s 2p, किस में जाएगा बेटा, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, तो पहले आप क्या फिल करते हो, 1s 2s 2p। याद है ये किसी को, याद है कि नहीं है? 1s नहीं, आप रुक जाओ, अगर गलत सोच रहे हो कुछ चीजें, रुक जाओ। 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d, ठीक है, 3d के बाद 4p। इस तरीके से ये आगे क्या चलती जाएगी, कहानी चलती जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या करना है, याद रखो। ज्यादातर 3d तक काम आता है, बट अगर तुम्हें सारी आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैम इनको इसी एनर्जी के ऑर्डर में क्यों लगाया गया है, ये आप बता सकते हो n+l रूल से। n+l रूल से, n+l रूल का मतलब क्या हुआ, आओ इधर। The relative order of energies of various subshell in a multi-electron can be predicted with the help of n+l rule. The subshell with lower value of n+, वो कह रहे हैं वो सबशेल जिनकी n+l की वैल्यू कम है, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, और वो पहले फिल किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक है तुम्हारे पास, लेट से 4s है और एक 3d है, n+l की वैल्यू क्या होगी, 4 + 0 4 होगी, इसकी क्या होगी n+l की वैल्यू 3 + 2 5 होगी। किसकी एनर्जी कम है, बोलो, 4s की, तो ये पहले फिल यहाँ पे। ऑल राइट, अब मान लो कोई ऐसे दो सबशेल होंगे जिसकी n की और l की वैल्यू, n+l की वैल्यू सेम है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3 + 2 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 + 1 5 आ रहा है, तो जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी ना, वो पहले फिल होगा, यानी कि 3d की एनर्जी क्या होगी, कम होगी 4p से। क्लियर हुआ? तो ये आप n+l रूल के बेसिस पे बता सकते हो किस सबशेल की एनर्जी कम होगी और किसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसके बाद उसमें फिल होगा। क्लियर है? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को सिखा भी देती हूँ, इधर आओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करोगे, मैंने शायद पहले भी सिखाया था। 1s लिखो, 2s 2p लिखो, 3s 3p लिखो, 4s 4p लिखो, ठीक है, 5s 5p लिखो, 6s 6p लिखो, 7s 7p लिखो। ठीक है, फिर 3d की बारी आती है तो 4s वाले में भर दो इसको, 3d 4d 5d 6d। फिर f वाली आती है तो यहां से चालू कर दो, याद है? और यही ऑर्डर है, यही ऑर्डर है, देखो 1s के बाद 2s 2p, देख रहे हो, 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, लिख सकते हो ना आगे तुम। तो ये एनर्जी का भी आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है इसको फिल करते हैं। ठीक है,
ये बात है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बोलूं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ जो एनर्जी है वो एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, 1s की एनर्जी कम होती है, 2s 2p की सेम होती है, फिर 3s 3p 3d की सेम होती है, देख रहे हो, फिर 4s 4p 4d 4f की क्या होती है, सेम होती है। ठीक है जी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। उसके बाद हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल क्या कहता है, अगर मान लो तुम्हारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पता है तुम लोगों को क्या होती है, दोज ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, जैसे पी है, पी में 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये डीजेनरेट है। ठीक है, सेम एनर्जी है। यहाँ पे डी की 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, तीनों चार पांचों की पांचों क्या है, सेम है। तो अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बेटा मैं बात कर रही हूँ, तो पहले अगर मान लो इसमें तुम इलेक्ट्रॉन भरते हो, तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आप भरोगे, पैरेलल स्पिन होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक सीधा दिखा रहे एक उल्टा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर पेयरिंग होना चालू होगी। क्लियर है, ऐसे ही मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन तुम पहले फिल करोगे, फिर जो है पेयरिंग क्या होगी, चालू होगी। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, कब, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को आप भर रहे हो। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, तो आप कैसे फिल करोगे, 2s 2p3 को कैसे करोगे, 1 2 3, 2p4 होगा तो फिर पेयरिंग करना चालू करोगे। क्लियर है, ठीक है। और जो आपकी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाली कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो ज्यादा आपकी स्टेबल होती है। ठीक है, जैसे P3 हो गया, P6 हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, F7 हो गया, F14 हो गया, ये। ठीक है, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि भाई साहब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर है, और अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके कभी भी 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हो क्या बोल दिया मैंने, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेट से 1s है, तो अगर मान लो मैं 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर मैं ये 1s में अगर इसकी NLMS की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, n तो 1 ही आएगा दोनों के लिए, l की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ गौरव, n की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, ml की वैल्यू 0 होगी, लेकिन जो स्पिन है, स्पिन वो अलग होगी, इसकी +½ और इसकी -½ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मतलब ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। अगर 3 सेम भी हो गए तो चौथा क्या होने वाला है, मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि स्पिन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अगर S में 2 है, P में 6 है, D में 10 है, तो ये वाली आपकी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल होती है। जैसे हीलियम गैस है, 2 होते हैं ना उसमें, 1s2। ठीक है मैम, अगर इस वाली में एक है तो वो स्टेबल होगा, फिर से बोलो, एस वाली ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा, क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगी वो। नहीं, वो 3s मान लो किसी में जो आपके एल्कली मेटल्स हैं उसमें S में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो वो इजीली निकल जाता है, प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। धीरे धीरे आगे धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएंगी चीजें, कुछ चीजें हम 12th में पढ़ेंगे, कुछ चीजें हम पढ़ते भी हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, देखो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल है, देख रहे हो, Yes, मैम। ये आपकी S ऑर्बिटल है, नॉन डायरेक्शनल होती है ये। ठीक है, ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, ये P की 3 ऑर्बिटल है, Px Py Pz। ठीक है, और ये क्या होती है, डायरेक्शनल होती है।
देख रहे हो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या ग्रीन ग्रीन एरिया आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरा बेटा, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, हर जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होती है। गेटिंग माई पॉइंट। जबकि पी में क्या है, यहाँ नहीं है, यहाँ जो ये आपको लोब्स दिख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। पी वाई में ये लोब्स दिख रहे हैं, पीजेड में ये दिख रहे हैं। ठीक है जी। और इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अलोंग द एक्सिस आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देख रहे हो ना, एक्सिस के ऊपर है लोब्स। ठीक है। अब जैसे डी ऑर्बिटल है, देखो ये होती है आपकी 5 डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है, देख रहे हो ना, लोब्स एक्सिस के बीचों बीच है, देख रहे हो सारे बच्चे। इनको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। बोलो हाँ या ना। थोड़ा सा पेस मेरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बताने हैं आप लोगों को कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, कैसे मतलब एक्सिस में नहीं है, एक्सिस में नहीं है, कैसे मतलब? ये देख बेटा, ये एक्सिस है एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर इन एक्सिस के ऊपर होती है तो हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सिस के बीचों बीच होती है तो हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, देख रहे हो। जैसे ये देखो एक्सिस के ऊपर है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और ये देखो डी जेड स्क्वायर एक्सिस के ऊपर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसको हम वो भी बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, बोलो। हो गया क्या? मैं आगे चलूं? अब आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताती हूँ क्वेश्चन यहाँ से पूछे क्या जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी आपको क्वांटम नंबर के लिए, क्लियर है। आपको ऑफबो रूल, आपको पोलिस एक्सक्लूजन, हुन्स रूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए क्या होती है, एनएलएमएस, ये सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एमएल की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, ठीक है। एन और एल की वैल्यू सेम नहीं होती। तो ये कुछ नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट थी जब आप क्वांटम नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना जाते हो, ठीक है। तो अपनी क्लास कब से कब तक होती है मेरा बेटा? 8:30 तक होती है क्या? नहीं, 8:45 तक होती है ना। तो कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाती हूँ, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देख, एक सवाल आया था बेटा जेईई मेन 2013 में, काफी अच्छा सवाल। वो क्या कह रहा है, आपको n इज इक्वल टू 5 और ml इज इक्वल टू +1 दिया है, और ऐसे ही दूसरा कहीं इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव क्वांटम नंबर इन ए एंड बी। मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि इस वाले केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और इस वाले केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। समझ गए? देख, 5 में क्या होता था याद है तुम्हें? 5s, 5p, 5d, 5f और 5g होगा, 5 ही होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। यहाँ पे तो ml 0 ही होता है, p में 1 होगा +1 वाला, इसमें भी 1 होगा +1 वाला, इसमें भी होगा, इसमें भी 1 होगा +1 वाला, यस और नो। ठीक है, एक और बाइटल होगी ना जिसकी +1 होगी वैल्यू, बोलो। और हर किसी में तुम कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 2। तो 4 में कितने फिल कर सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? बोलो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, यस और नो, बोलो हाँ या ना। हमें एक और दोबारा समझाना। मैं बोल रही हूँ n इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया, बताना कितनी सबशेल है? 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। अब ml की वैल्यू +1 कहाँ से आना चालू होती है? इसमें तो 0 होती है, p में 1 मिलेगी +1 वाली, है ना, d में मिलेगी, f में मिलेगी, g में मिलेगी। वैसे 4 और बाइटल हो जाएंगे जिनकी +1 की वैल्यू है। तो 4 में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो तुम मैक्सिमम? 8, क्योंकि 1 में 2 कर पा रहे हो मैक्सिमम, तो 4 में कितने कर पाओ? प्रिंस समझ में आया? समीर, आर्यन, सिमरन, बताओ। संदीप, विश्वास, क्या कर रही हूं मैं? और ये क्या होगा? n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, मतलब ये 2p होता है, यस और नो। तो 2p में कितनी होती है? 3 px, py, pz। लेकिन वो कह रहे हैं
कि ml -1 वाली, तो कोई एक होगी -1 वाली, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। उसमें भी उसने क्या बोल दिया कि जिसकी स्पिन -12 होगी, यानी कि एक ही ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा, तो यानी कि इसमें कितने फिल कर सकते हो, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा क्या? यस मैम। चलो चलिए, ये देखिए, ये 2024 में आया था सवाल, पढ़ने का ट्राई करो मेरा बेटा, इसको बनेंगे सवाल आप लोगों से। कंपेयर द एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कहाँ पे आई, आई कहाँ लिखा है, अच्छा ये ml है, ये l है बेटा, आई नहीं है, ठीक है। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो आप एनर्जी बता सकते हो, जैसे ये 4p है ना, आप n+l की वैल्यू को कंपेयर करके एनर्जी बता सकते हो। बोलो इसकी कितनी होगी 5, इसकी कितनी होगी 6, इसकी कितनी होगी, बोलो 4 5 4। तो सबसे ज्यादा n+l की वैल्यू किसकी है मेरा बेटा सिमरन? बी की। मैम बी की। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी बी वाले की होने वाली, यानी कि ये ऑप्शन तो गया। फिर बी के बाद हमारी किसकी होने वाली है, ए की या डी की? दोनों की 5 है, जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी होगी, यानी कि बी ए डी हो जाएगा। उसके बाद सी और ई की और किसकी होगी, सबसे कम किसकी है मेरा बेटा, सी और डी वाले की। अब सी और डी में से भी सबसे कम किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी। तो ऑप्शन बी ए डी ई सी, ये हो जाएगा ना, सी ऑप्शन हो जाएगा ना यस मैम। प्रिंस, सी होगा बेटा, बी नहीं होगा, है ना। यस मैम। ठीक है, कर लोगे, आसान था सवाल, कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए, जहां जहां डाउट आ रहा है वहां वहां पूछ लो। मैंने थियोरी का इसलिए जल्दी बताया ताकि आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू बता पाऊं कैसे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। और बेटा सवाल पता है, तुम मानोगे बहुत सारे थे, सिर्फ 2025 और 24 में ही 15 से 20 क्वेश्चन मैंने डाल दिए स्लाइड में, सिर्फ 2025 और 24 से। तो तुम समझ पा रहे हो ये टॉपिक अपने आप में क्या वेटेज रखता है जेई में। कोई भी बच्चा इस टॉपिक को मजाल छोड़ के चला जाए, और आसान आते हैं क्वेश्चन, देख लिए। तो 2 इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आगे बढ़ती हूँ। देखो एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट क्रोमियम, ग्राउंड स्टेट बोले तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक है। न्यूट्रल है वो, मतलब कोई उस पे कोई आयन नहीं है, मतलब बेसिकली कोई +3 +2, ठीक है, आयन नहीं है, क्रोमियम का आयन नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आपको पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 और 2 होगा। समझ गए क्या बोल गई मैं? सबसे पहले तो तुम्हें क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। कैसे लिखोगे, आओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ध्यान रखना क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 नहीं होती है, 4s1 3d5 होती है। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता है, क्योंकि डी में 5 आने के बाद वो क्या हो रही है, हाफ फिल्ड हो रही है, विच इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इन्होंने क्या बोला, आपको वो वाले इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं जिनकी एल की वैल्यू 1 है, तो पी वाला पकड़ लो, ये पी यानी कि 12, और L इज इक्वल टू 2 के लिए डी वाला पकड़ो, कौन सा, एक ही है, तो यानी कि 5। बोलो यस और नो, सोचो क्या पूछ रहा है। तुषार, संदीप, सुमित, यस मैम। गौरव, गर्व, आर्यन, ठीक है, आज तो कम ही बच्चे। ठीक है, चलो चलिए, ये देखो ये 2025 में आया था, करो अब इसको, ये तो मैंने बता दिया। 2s 2p के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फटाफट से निकाल दो, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स।
मैम एक बार पीछे वाला क्वेश्चन समझाओगे दोबारा? ये वाला क्रोमियम वाला, देखो क्रोमियम यस की मैम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देगा बेटा, ठीक है। उसमें बोला है जिनकी एल की वैल्यू 1 है, मान लो जिसके लिए एल की वैल्यू 1 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, तो एल की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, पी के लिए होती है ना, तो ये रहा एक पी वाला, ये वाला, तो 12 आ गए। एल की वैल्यू 2 के लिए डी होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 हो गए, ठीक है। ठीक है गौरव जी, यस मैम। एक बार दोबारा देख लेना उसको। तो कितना आएगा, एस के लिए तो 0 होता है, ठीक है, और पी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, √2h/2 ये सबका हो गया, कंफर्म कीजिए। चलिए आगे चले, आइए, ये एक क्वेश्चन पूछा था, देखो वो कह रहा है इनमें से कौन सा पोस्टुलेट बोहर मॉडल का इज नॉट इन एग्रीमेंट विद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, बोहर मॉडल ने क्या क्या चीजें बोली थी जो आगे जाके भाई साहब उसको बोल दिया था कि ना भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। वो कह रहा है पहला कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी स्टेट मूव्स इन ए सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा ही है क्या, ये तो बोहर ने बोला था, क्या ये आगे बोला था क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ऐसी चीज हुई थी, क्या बोल दिया था, नहीं भाई ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल से रिप्लेस कर दिया था उसको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये यानी कि ये गलत हो गया, तो यही आपसे पूछा था, ठीक है। उसको तो वेव से दिखा दिया था ना, सिमिलर, ठीक है। फिर वो क्या बोला, एन एटम कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्टिंक्ट एनर्जी, ये तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू एनर्जीज की होंगी, ये तो ठीक है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो एटम इन स्टेशनरी स्टेट डज नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज लॉन्ग एज सेम स्टेट, मतलब याद है तुम्हें मैंने बोला था अगर इलेक्ट्रॉन मान लो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वहां पे अगर वो स्टेशनरी स्टेट है, फिक्स उसमें है, तो वो एमिट नहीं करेगा रेडिएशन को। फिर वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर से लोअर एनर्जी में, तो वो एमिट करता है रेडिएशन, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है बात, ठीक है जी। बेटा क्वांटम नंबर से मैं कहती हूँ उससे रिलेटेड आसान आते हैं क्वेश्चन, वैसे ये बोहर से था, बन जाएगा सवाल, बोलो। ये देखो ये वाला क्वेश्चन पकड़ो, आओ लगाओ, इसको अपने हिसाब से लगाओ। आया कुछ आंसर, हाइड्रोजन एटम के लिए बताना है कौन सा सही नहीं है। देखो 1s 2s 1s 2s 2p 3d 4s, हालांकि इसमें 2s गायब है, इट्स ओके, लेकिन ये तो क्या है, ये तो किसके लिए है, ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है ना, यस। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए तो नहीं है, बोलो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है, 1s 2s 2p, ये तो ठीक है, बोलो। यस मैम। एक सेकंड, ये वाला हाइड्रोजन के लिए है, आई एम सो सॉरी। वो सही होगा वैसे। हाँ सही है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है ना, वो एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो उसमें ऐसा कोई लोचा नहीं होता, n+l रूल आप नहीं लगाते हो, राइट, तो वो ठीक है, मतलब ये भी ठीक है। इसमें देखो 1s 2s 2p 3s 3p, ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि 2s 2p की सेम होगी वैल्यू। 1s 2s 4s 3d, ये तो n+l के रूल के अकॉर्डिंग है, हाइड्रोजन वाले में नहीं लगाएंगे हम, तो यानी कि इसका इनकरेक्ट पूछा था, तो सी और डी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बोलो।
ऑल राइट, बन रहा है? ठीक है, चलिए ये वाला देखिए क्वेश्चन। ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जब बेसिकली, वैसे मैं तुम्हें बताऊंगी भी सही जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगी, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तुमने सुना होगा स्प्लिटिंग हो जाती है लाइंस की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब नहीं है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताओ कौन से वाले ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। बताओ कौन से वाले की होने वाली है सेम, तुम मुझे बताओ। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3d है, 3d है, बताओ ना कौन सी वाले की सेम होगी, बताओ, बोलो बोलो। सिमरन के कौन से वाले ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी मेरा बेटा? यहाँ पे, अच्छा ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं दिए, आई एम सो सॉरी। ये ए बी सी डी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन उसका ऑप्शन मैं नहीं दे पाई थी, उसमें ऑप्शन में थे, कॉम्बिनेशंस बने हुए थे। ठीक है, तो कौन से वाले दो की सेम होगी, डी और ई की? ठीक है, क्योंकि Yes. 3D में क्या होती है, 5 होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3D वाले की सेम होगी, 1s की तो कम होगी, 2s की उससे ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा, फिर 3D तो आगे आ जाएगा। लेकिन दोनों 3D के हैं तो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि देखो ml की वैल्यू अलग अलग है, एक 0 और एक 1। ऑल राइट, कर लोगे ये तो डी एंड ई इसका हो जाएगा। चलो ये बताओ मेरे को तुम लोग, फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल विद लोवेस्ट एनर्जी आर। नहीं, वो मैंने नहीं दिए थे बेटा, पेपर में तो थे, मैंने कॉम्बिनेशन नहीं डाले ऑप्शन में। फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल विद लोवेस्ट एनर्जी आर। डन, आसान था। लोवेस्ट एनर्जी किसकी होगी हाइड्रोजन के लिए? एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना सब कुछ, तो क्या होगा आंसर आर्यन जी? आर्यन आंसर बताओ। बी ऑप्शन होगा, बी ओनली, इसकी एनर्जी कम होगी। प्रिंस, ऑप्शन डी होगा ना, भूल गए क्या? 3s 3p 3d इनकी एनर्जी बराबर होती है हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। तो क्या हो जाएगा फिर, बी की भी सेम होगी, सी की भी होगी और डी की भी सेम होगी, और लोवेस्ट एनर्जी पूछा है तो इनकी होगी, यानी कि फोर्थ होगा। कहाँ ध्यान है भाई, हो जाएगा। अब देखो तो पूरे एटम का, अरे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला करो। पहला स्टेटमेंट ठीक है क्या संदीप? गिवन शेल के लिए टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इतने होते हैं एन स्क्वायर। बेटा थोड़ा एक्टिव बैठो क्लास में, तुम लोगों को समझना पड़ेगा चीजों को। नहीं है तो मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल एन स्क्वायर ही होंगी, यस और नो? फंस गए तुषार?
आर्यन हो गया, समीर, सिमरन, क्या लग रहा है? सुमित, बताओ गौरव। मैम सी ऑप्शन। दोनों, पहला गलत है, वाई? टोटल ऑर्बिटल है हाँ तो मैम, दोनों सही होंगे मतलब फिर बी आएगा। हाँ, सॉरी, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, अगर ये मान आएगा लो सॉरी। n की वैल्यू तुम 2 ले रहे हो तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो कौन सी n की वैल्यू 2 में कौन सी दो ऑर्बिटल? 2s और 2p सबशेल होते हैं, s में एक ऑर्बिटल, इसमें 3। तो 3 और 1 4 नहीं होंगे? तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा इसका करेक्ट। ये भी सही बोल रहा है कि स्पेशल ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स की गिवन बाय -L2 + L इंक्लूडिंग 0। ये वाला बताओ। स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होगी 2px और 2py में? यस और नो? नो मैम। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेम सेम ही एनर्जी एनर्जी है है। तो वेरी गुड। और जब भी ट्रांजिशन होती है तो कहां से हायर टू लो। एनर्जी डिफरेंस शुड बी देयर। ठीक है, 2px 2py 2pz, तो ये तो गलत हो गया। फिर कह रहे हैं 2px 2py डीजनरेट है। यस मैम, तो फर्स्ट वाली फॉल्स हो जाएगी और दूसरी वाली ट्रू हो जाएगी। कर पा रहे हो? क्वेश्चन देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये देखो, एक क्वेश्चन ये करो, बस फिर मैं छोड़ रही हूँ। 4-5 क्वेश्चन रह गए, वो तुम घर के लिए कर लेना और एक अलग से डीपीपी भी दे दूंगी तुम लोगों को इसके लिए। 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट है पोटेशियम के? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो अब तुम मुझे बताओ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है पोटेशियम का? बताओ कौन से वाला है? कौन से वाला? ये थर्ड, ये कौन से पीरियड का? सेकंड वाले पीरियड का? ये थर्ड वाले या फोर्थ वाले पीरियड का? यानी कि 4s1 होगा। यस और नो? यस। तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और स्पिन की +½ या -½ हो सकती है, तो देख लो कौन सी है। कर लोगे? अब ये क्वेश्चन है 12, 13, 14, 15, ये कर लोगे आप खुद से। और इसके अलावा मैं एक अलग डीपीपी भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी डाउट होगा प्लीज पूछ लीजिएगा।